which deals with offenses of cheating or they are committed through letters or electronic communication. इनके थ्रू अगर कोई ऑफेंस जो है कमिट हो रहा है ना, डिसेप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज़ करके या फिर चीटिंग होता है, तो उनको कहाँ ट्राई करा जाएगा। तो जैसे आपको अभी मैंने बताया था, जब मैं आपको सेक्शन 201 बता रहा था, तो आई टोल्ड यू दैट यू कैन ड्रॉ 3 कॉलम्स। एक में आप सबसेक्शन लिख सकते हैं, एक में आप ऑफेंस लिखेंगे विच ऑफेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड द थर्ड विल बी प्लेस ऑफ ट्रायल। सेम थिंग यू कैन डू हेयर ऑल्सो। बिल्कुल वही चीज़ करिए आप यहाँ पर भी। एक लिखिए आप, आपका सेक्शन 202 सबसेक्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए पहले मैं आपको लेके चलूँगा बैरेक्ट पे, आप एक बार बैरेक्ट को पहले देख लीजिए, उसके बाद में फिर हम देन वी विल राइट अबाउट इट ऑल। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफेंसेस कमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और द लेटर्स। उनमें कहां पर, तो देखो भाई, जहां से लेटर को या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को सेंड किया गया वो जगह, यार जहां पर उनको रिसीव किया गया वो जगह। और भाई डिसेप्शन हुआ है तो फॉलोइंग द डिसेप्शन प्रॉपर्टी विल बी डिलीवर्ड, प्रॉपर्टी भी जो है डिलीवर की जाएगी। तो जहां पर प्रॉपर्टी डिलीवर की जाती है वो जगह भी, जैसे कि मैं आपको कल एग्जाम्पल बता रहा था कि भाई थ्रेटनिंग जो है वो भोपाल से होती है एंड द थ्रेट कॉल इज रिसीव्ड इन इंदौर, तो call has been done from the Bhopal and it is received in Indore, so the both places will have jurisdiction, and subsequently the property was delivered in Devas, so the Devas court will also have jurisdiction, so all the 3 courts will have jurisdiction in that case. Are you getting my point? तो भाई क्योंकि आप जब लेटर्स की बात करते हो या ईमेल की भी बात करोगे, तो एक जगह से ईमेल को या फिर लेटर को सेंड किया जाएगा और दूसरी जगह पर उसको रिसीव किया जाएगा, और अगर उसके सब्सिक्वेंटली कोई प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है, तो जहां पर प्रॉपर्टी डिलीवर की जाती है या रिसीव की जाती है वो प्लेस, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा सबसेक्शन 1 है, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग में इफ डिसेप्शन इज प्रैक्टिस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और लेटर्स, या तो लेटर्स का यूज करके या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज करके या टेली कम्युनिकेशन मैसेजेस का यूज करके किया गया है। जहां पर डिसेप्शन जो है, डिसेप्शन इज वेरी फर्स्ट, मैंने बताया था आपको, अगर चीटिंग आपको याद हो तो चीटिंग में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है डिसेप्शन, इंटेंशन टू डिसीव। इफ देयर इज नो डिसेप्टिव इंटेंशन देयर इज नो चीटिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट इट विद द सीबीटी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ इसी तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हो चीटिंग को, बिकॉज इन सीबीटी there will be development or there will be emergence of the intention or the mens rea at a very subsequent stage, but in cheating the first stage is itself the deception, the intention to deceive, ठीक है। तो जहां पर डिसेप्शन जो है प्रैक्टिस किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू या फिर लेटर्स के थ्रू, तो वो ऑफेंस को जो है इंक्वायर किया जाएगा या ट्रायल किया जाएगा किसके कोर्ट के द्वारा, एनी कोर्ट within whose local jurisdiction such electronic communication or letters or messages were sent or received, जहां पर वो मैसेजेस को सेंड करा गया या रिसीव किया गया, सेंट भोपाल से किया, रिसीव इंदौर में किया, both the courts will have jurisdiction. And any offense of cheating and dishonestly inducing property of delivery of property may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction property was delivered by the person deceived or was received by the accused. तो जहां पर मैसेज को या लेटर को रिसीव करा जा रहा है या जहां से सेंड किया जा रहा है, दोनों कोर्ट्स के पास में है। Subsequently, if there is any delivery of the property, where the property is delivered or the place where the property is received, both courts will have jurisdiction. So you will write about this section 202 subsection 1. कौन कौन से लिखेंगे? चीटिंग कमिटेड बाय लिख लेंगे आप, चीटिंग कमिटेड बाय, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपने 201 लिखा था, कमिटेड बाय लेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर टेली कम्युनिकेशन मैसेजेस, ठीक है। एक तो ये ऑफेंस है, दूसरा ऑफेंस है चीटिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी।
चीटिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, चीटिंग एंड इंड्यूसिंग द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो भाई कौन से प्लेसेस पे किया जाएगा? प्लेसेस टू बी इंक्वायर्ड, यहाँ पर आप जहाँ पर मैसेजेस वगैरह सेंड किए जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं, वो वाले प्लेसेस पे क्या होगा? जुरिस्डिक्शन होगा। अगर आप बात करेंगे चीटिंग और जहाँ पे प्रॉपर्टी की डिलीवरी की बात आती है, तो जहाँ पर प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जाता है या फिर रिसीव किया जाता है, वो द कोर्ट्स विल हैव। प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जाता है या रिसीव किया, दोनों ही कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन। कोई डाउट इसको लेकर के? इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? Now we come to subsection 2. Subsection 2 is about bigamy only. Subsection 2 किसके बारे में है? बाइगेमी के बारे में। बाइगेमी से रिलेटेड ऑफेंसेस को कैसे इंक्वायर, कौन से प्लेसेस पे इंक्वायर करा जाएगा? तो ऑब्वियसली ये वुमेन फेवरिंग प्रोविजंस हैं भाई, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है वो जगह, जहां पर ऑफेंडर के साथ में लास्ट वुमेन रिसाइड कर रही थी उस जगह पे, या फिर वाइफ मान लीजिए परमानेंटली किसी और जगह पे रेसिडेंस बना लेती है, तो उस जगह पर भी वो केस फाइल कर सकती है। द केसेस ऑफ बाइगेमी, सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। देखिए जरा सबसेक्शन 2 को देखिए, ओपन योर बैरेक्स, गो टू सबसेक्शन 2। एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 82, 82 इज बाइगेमी, ऑफेंस ऑफ बाइगेमी, may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction offense was committed। जहां पे offense commit हुआ है, this is the first court। Now come to the second court, where the offender last resided with his or her spouse by first marriage। भाई पहली मैरिज के साथ में वो कहाँ पे रहा था, वाइफ के साथ में कहाँ पे रहता था, this is the second court। Third court, wife by first marriage has taken up permanent residence after the commission of ऑफेंस के कमिट होने के बाद में वाइफ ने जो है एक परमानेंट रेसिडेंस जो है ऑब्टेन कर लिया किसी जगह, तो उस जगह के कोर्ट को भी पावर होगी। तो सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस के केस में, बाइगेमी के केस में, देयर आर 3 प्लेसेस ऑफ लोकल जुरिस्डिक्शन व्हिच इमर्जेस वेयर द कोर्ट हैज पावर टू इंक्वायर और ट्रायल। कौन कौन से कोर्ट है? द फर्स्ट कोर्ट इज where the offense is committed. The second one is where the offender last resided with his wife from the first marriage. And the third one is wife by the first marriage has taken up the permanent residence somewhere. This is the third court that will have jurisdiction. तीनों कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। नाउ इट इज फॉर द वाइफ टू चूज द फोरम करेक्टली, और फिर वहां पर वो केस को प्रोसिक्यूट कर सकती है। जहां पर देखो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहां पर कंप्लेनेंट है, ये आप सिविल लॉ में भी देखेंगे। वंस यू विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम सेक्शन 15 to 20, you will see there might be the case where there are multiple options of jurisdiction and there the forum selection will be done by the plaintiff। प्लेंटिफ जो है फोरम सिलेक्शन करता है, और ऐसे केस में फिर डिफेंडेंट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट को अप्लाई करे टू ट्रांसफर द केस। और यहां पर भी हम देखेंगे कि आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस, जहां पर लगता है कि अक्यूज्ड का राइट एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है, वहां पर हम अक्यूज्ड को राइट देंगे दैट ही कैन अप्लाई टू द कोर्ट टू गेट द केस ट्रांसफर टू अनदर मैजिस्ट्रेट, ठीक है? इट इज क्लियर और नॉट? बताओ जरा, सेक्शन 202 को लेकर के कोई डाउट? Is there any doubt about section 202? नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। Now very important section from the point of view of preliminary examination। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, सेक्शन 183 सीआरपीसी का ये हुआ करता था, एग्जाम्स में भर भर के पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, बी इट दिस एमपीसीजे एग्जाम और यू आर अपेयरिंग फॉर एनी अदर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सेक्शन 183 सीआरपीसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। नाउ इट हैज बिकम सेक्शन 203। बोला गया कि एक जर्नी, एक वॉयज में, वॉयज इज रेफर्ड टू शिप, भाई जो समुद्री रास्ते से आप ट्रेवल करते हो दैट इज वॉयज। तो आप एक जर्नी या वॉयज में अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो किस
प्लेस पे लोकल जुरिस्डिक्शन आप मान करके चलेंगे. विच कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई और इंक्वायर सच केस if the offense is committed during a journey. फर्ज कीजिए कि भोपाल से एक ट्रेन चल के न्यू दिल्ली जा रही है. अब उस ट्रेन में जो है ऑफेंस कमिट होता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, विच कोर्ट विल हैव लोकल जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एंड इंक्वायर सच केस. तो वहां पर सेक्शन 203 बोलता है कि जहां से जर्नी शुरू हुई और जहां तक वो जर्नी चलती है विदाउट एनी ब्रेक, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, विदाउट एनी ब्रेक, बिना ब्रेक के वो जर्नी जहां से शुरू हुई और जहां तक चलती है, उस बीच में जितने भी प्लेसेस आते हैं, हर प्लेस के कोर्ट को लोकल जुरिस्डिक्शन होगा टू ट्राई सच केस, टू इंक्वायर सच. मान लीजिए भोपाल से ट्रेन स्टार्ट होती है और उसके बीच में 3 स्टॉप्स आते हैं. द ट्रेन स्टॉप्स इन झांसी, देन ग्वालियर, देन आगरा, और उसके बाद फिर वो दिल्ली पहुंचती है. ये 3 प्लेसेस से होकर ही जा रही है मान लीजिए, और किसी प्लेस से होकर नहीं आ रही है. बाकी कुछ मैप से आप हटा दीजिए. तो भोपाल हो गया जहां से ट्रेन जर्नी स्टार्ट हुई और बिना ब्रेक के, मैं बोल रहा हूं विदाउट एनी ब्रेक, वहां तक जाती है दिल्ली तक. तो सारे जितने बीच में प्लेसेस आ रहे हैं, हर प्लेस के कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन होगा, लोकल जुरिस्डिक्शन होगा टू ट्राई सच केस, टू इंक्वायर सच. इज दिस क्लियर और नॉट? बताइए जरा, आई बात समझ में? देखिए जरा कैसे लिखा गया है इसको. When offense is committed whilst the person by or against whom or thing in respect of which the offense is committed is in the course of performing a journey or a voyage. The offense may be inquired into or tried by a court through or into whose local jurisdiction that person or thing passed, जहां से भी वो पास हुए, in the course of that journey or voyage, जहां से वो चीज या वो व्यक्ति निकला है, वो सारे के सारे कोर्ट्स को पावर होगी. इज दिस क्लियर और नॉट? दोनों चीजें, जहां से अक्यूज निकला है, जहां से विक्टिम निकला है, जहां जहां से वो वस्तु निकली है जिसके रिगार्डिंग ऑफेंस हुआ है. मान लीजिए एक फोन चोरी होता है, अक्यूज जो है भोपाल में ही चढ़ा है, सॉरी आप ग्वालियर में बोल दीजिए, अक्यूज जो है वो ग्वालियर में चढ़ा है, जबकि जो विक्टिम है, विक्टिम कहाँ से चढ़ गया था? भोपाल से ट्रेन में चढ़ गया था. तो भाई वो झांसी की स्टॉप पे नहीं था, अक्यूज नहीं था झांसी के स्टॉप पे, तो क्या झांसी के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा? झांसी के कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि वहां से वो मोबाइल फोन भी निकला है और वहां से वो विक्टिम भी निकला है. तीनों लोगों की बात होगी. इज दिस क्लियर और नॉट? इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? कोई भी डाउट है क्या? डाउट नहीं है तो 2 लाइनें भी लिख लो बड़े सिंपल तरीके से. विदाउट ब्रेक का मतलब भी मैं आपको लिखवा देता हूं. ब्रेक नहीं हो जाना चाहिए जर्नी. भाई खत्म हो गई जर्नी वहां पे, फिर वहां से दोबारा आगे के लिए आप निकल गए, दैट इज अ ब्रेक इन जर्नी. अब ऐसा नहीं आप बोलो कि अरे स्टेशन पे ट्रेन तो रुकी थी. अरे तो भाई ट्रेन रुकी थी, जर्नी थोड़े खत्म हो गई थी ट्रेन के रुकने से. ठीक है, चलिए लिखिएगा जरा. इट कैन बी ट्राइड बाय कोर्ट, 203 में ही लिखिएगा. इट कैन बी ट्राइड बाय कोर्ट थ्रू विच accused or victim or thing, accused or victim or thing with respect to which offense was committed, with respect to which offense was committed. Passed without break of journey, passed without break of journey. सभी कोर्ट्स को क्या है? पावर रहेगी. अब लेकिन मान लीजिए एक फ्लाइट है, मान लीजिए या एक वॉयज ही है, वो इंडिया की टेरिटरी से ही बाहर चला गया, तो क्या वहां पर सेक्शन 203 का एप्लीकेशन है? द आंसर इज नो. Section 203 does not apply to extra territorial jurisdiction. लिख लीजिएगा इस बात को.
सेक्शन 203 डज नॉट अप्लाई टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? अभी कोई डाउट 203 को लेकर के? कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 204। अभी देखिएगा जरा, अभी हम क्या कर रहे थे, एक ही ऑफेंस को या फिर एक ही ऑफेंडर को ट्राई कर रहे थे। अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर देयर कैन बी जॉइंडर ऑफ चार्जेस, काफी सारे ऑफेंसेस को एक साथ एक ट्रायल में किया जा सकता है। ट्रायल, कई ऑफेंसेस को एक ही ट्रायल में एक साथ ट्राई किया जा सकता है, या फिर कई ऑफेंडर्स को एक साथ ट्रायल किया जा सकता है एक ही ट्रायल में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर आर टू सिचुएशंस, वन इज वेयर अ पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंसेस, अ पर्सन, एक ही व्यक्ति ने कई ऑफेंसेस करे हैं, सारे ऑफेंसेस को आपको एक साथ ट्राई करना है। जैसा कि आपको अभी आगे जाकर के मिलेगा सेक्शन 242, 243 एंड 244 में, जहां पे एक ही व्यक्ति कई ऑफेंसेस करता है, तो सारे ऑफेंसेस को आप एक साथ ट्राई करते हैं। कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस में। एंड दी अनदर सिचुएशन इज कि जहां पर कई अपराधियों को, यहां पर एक अपराधी नहीं है, कई सारे ऑफेंडर्स हैं, उनको एक साथ आप ट्राई कर रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में मान लीजिए एक ऑफेंडर है, कई सारे ऑफेंसेस को ट्राई करना है, एक ऑफेंडर है, कई सारे ऑफेंसेस को क्या करना है, ट्राई करना है। अब कुछ ऑफेंसेस एक टेरिटरी में कमिट हुए हैं, कुछ ऑफेंसेस दूसरे टेरिटरी में कमिट हुए हैं, तो यहां भी ऑफेंस ट्राई हो सकता है और वहां भी ऑफेंस ट्राई हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स, जिसने भोपाल में भी ऑफेंस कमिट किया है और इंदौर में भी ऑफेंस कमिट किया, दोनों जगह ही हैज कमिटेड ऑफेंस। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या भोपाल के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है ट्राई करने का? भाई भोपाल वाला कोर्ट भोपाल के जुरिस्डिक्शन में कमिटेड ऑफेंसेस को ट्राई करेगा, और जो इंदौर में ऑफेंसेस कमिट हुए हैं वो वहां के कोर्ट के द्वारा ट्राई किए जाएंगे। दैट इज द जनरल रूल। बट ड्यू टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 242, 243 और 244, कोई भी रीजन की वजह से, यहां पे मैंने बताया कि एक ऑफेंडर ने ही कई ऑफेंसेस करे हैं, तो मान लीजिए वो भोपाल और इंदौर वाले दोनों ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई किया जा सकता है बिकॉज ऑफ जॉइंडर ऑफ चार्जेस। उन चार्जेस को एक साथ क्लब किया जा सकता है और दोनों का ट्रायल एक साथ हो सकता है। तो ऐसे केसेस में उसका ट्रायल, उस व्यक्ति का ट्रायल, उस अक्यूज का ट्रायल भोपाल में भी हो सकता है, इंदौर में भी। सेम चीज, अब मान लीजिए दो ऑफेंडर्स का आप ट्रायल करें और एक ऑफेंडर आपका भोपाल में है, दूसरा ऑफेंडर इंदौर में है, दोनों का ट्रायल एक साथ करना है आपको। एक्स व्यक्ति भोपाल में है, वाई व्यक्ति इंदौर में है, दोनों का ट्रायल एक साथ करना चाहते हैं आप बिकॉज ऑफ जॉइंडर ऑफ चार्जेस, जॉइंडर ऑफ ऑफेंडर्स कर दिया हमने। 246 बताता है कि आप सेवरल पर्संस को कब ज्वाइन कर सकते हैं एक ही ट्रायल में। 246, तो आपने उनको ज्वाइन कर दिया, उनका एक साथ ट्रायल करना है। तो अब क्वेश्चन आता है भोपाल वाला कोर्ट करे या इंदौर वाला कोर्ट करे? कोई भी कोर्ट कर सकता है। यही बात आपकी सेक्शन 204 में दो सिचुएशंस में दी गई है। देखिए जरा कैसे लिखा है इसको। द ऑफेंसेस कमिटेड, देखो यहां पर आपके पास मल्टीपल जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, भोपाल भी अवेलेबल है, इंदौर भी अवेलेबल है। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच कोर्ट यू वांट टू गो टू। किसी भी कोर्ट में आप कर सकते हैं, ऑल द ऑप्शंस यू हैव। The offenses committed by any persons are such that he may be charged with or tried at one trial, एक ही ट्रायल होगा, for each offense by virtue of section 242, 243 and 244। ये तीनों ही सेक्शन इसके साथ डील करते हैं कि एक ही व्यक्ति ने कई ऑफेंसेस करे हैं तो उनका ट्रायल आपको एक साथ करना है, उसके साथ डील करते हैं तीनों प्रोविजन। पढ़ेंगे इन डिटेल वंस वी विल रीच दी चार्जेस। ठीक है, स्टेज ऑफ चार्ज पे उसको हम पढ़ेंगे। सेकेंड सिचुएशन मैंने बताई, दो या दो से ज्यादा ऑफेंसेस हैं, सेवरल ऑफेंडर्स आर देयर। अभी यहां पे सेवरल ऑफेंसेस हैं,
242, 243 या 244 की बात कर रहे हैं, इट इज द केस ऑफ सेवरल ऑफेंसेस. Now 246 is there where several persons are there, several offenders are there who are to be tried in a single trial. The offenses or offenses committed by several persons are such that they may be charged with and tried together by virtue of section 246. The offenses may be, ऊपर वाले भी और नीचे वाले के लिए भी आ रही है अब ये लाइन. ये जो लाइन यहां पढ़ने वाले हैं, इट इज फॉर बोथ दी प्रोविजंस. क्लॉज ए के लिए भी है, क्लॉज बी के लिए भी है. आफ्टर दी कॉमा, कॉमा के बाद ऑफेंसेस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर और ट्राई एनी ऑफ दी ऑफेंसेस. कोई से भी ऑफेंस को जो ट्राई करने के लिए पावर रखता है, इंक्वायर करने के लिए पावर रखता है, वो सारे ऑफेंसेस को जो है ट्राई कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है. दिस क्लियर और नॉट? बात समझ में आई या नहीं आई? फिर समस्या आ गई होगी. ठीक है, लिख लीजिएगा, 2 लाइनें लिख लीजिए इसके ऊपर. 2 लाइनें लिख लें आप. मल्टीपल जुरिस्डिक्शन का केस है. एक लाइन में आपको हर एक प्रोविजन आपको कम से कम एक लाइन में, एक शब्द में याद जरूर होना चाहिए. 204 इज रिलेटेड टू मल्टीपल जुरिस्डिक्शन. 203 इज रिलेटेड टू जर्नी. 202 relates to cheating, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेटर, जो भी आपके दिमाग में बना रहे. ठीक है, लिखिएगा जरा. इट एनहेंसेस प्लेसेस ऑफ जुरिस्डिक्शन. 180 आपका 204 लिखिएगा. इट एनहेंसेस प्लेसेस ऑफ जुरिस्डिक्शन टू स्टॉप वेयर देयर आर जॉइंडर ऑफ चार्जेस where there are joinder of charges against one or more persons, then various alternative jurisdiction are available. Then various alternative jurisdictions are available. On the basis of multiplicity of charges. On the basis of multiplicity of charges. आवाज आ रही है आपको? चलो, 184 को लेकर कोई डाउट है? वो सॉरी 184 बोल रहा हूँ मैं, 204 को लेकर कोई डाउट है आपको? बताइए ज़रा. इज देयर एनी डाउट अबाउट 204? नहीं होगा, बहुत आसान सा प्रोविज़न भाई. 2-4 लोग हैं या एक ही व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट बहुत सारे ऑफेंसेस लगे हुए हैं, उसने कई ऑफेंसेस करे. अब सारे ऑफेंसेस को अलग अलग ट्राई करने से अच्छा है एक ही साथ उनका ट्रायल हो जाए, है ना. अभी हम पढ़ेंगे कब करते हैं ट्रायल, आप उसमें मत जाइए कि कब करते हैं. आप वो जानने लग जाएंगे तो फिर
दैट इज अनदर टॉपिक। भी आप ये समझिए कि कई सारे ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई किया जाता है। सेम गोज विद दी ऑफेंडर्स, कई ऑफेंडर्स को एक साथ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर 204। नाउ कम टू सेक्शन 205। 205 एंड 206 दे आर बोथ रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ केस, कि भाई जुरिस्डिक्शन जो है वो एक जगह होना चाहिए था, नाउ द केस इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू अनदर कोर्ट। कौन कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है और हाई कोर्ट कर सकता है। हु कैन डू इट? द स्टेट गवर्नमेंट कैन डू इट और द हाई कोर्ट कैन डू इट। सेक्शन 205 deals with the power of the state government to transfer the case and 206 deals with the power of high court to do it। आ रही है बात समझ में? स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है कि वो केसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले 205 देखते हैं। Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this chapter, the state government may direct that any case or class of cases committed for trial in any district may be tried in any session division। अब यहां पर यह जरूरी नहीं है कि उस वाले कोर्ट को, मान लीजिए एक भोपाल का कोर्ट है, इंदौर का कोर्ट है, इंदौर वाले कोर्ट को केवल और केवल भोपाल, अगर हम प्रोविजंस को देखें तो केवल और केवल भोपाल वाले कोर्ट को ही जुरिस्डिक्शन है, इंदौर के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ऐसे सेशन डिवीजन को भी कोई केस ट्रांसफर कर सकते हैं जिनके पास कोई जुरिस्डिक्शन ना हो। देयर इज नो जुरिस्डिक्शन टू इंदौर कोर्ट और द ग्वालियर कोर्ट, बट स्टेट गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट दैट दिस केस इज टू बी ट्राइड बाय एनी सेशन डिवीजन। उसके लिए उनको जुरिस्डिक्शन देखने की जरूरत नहीं है कि भाई जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि भाई दो कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है तो आप उनमें से एक कोर्ट चुन ले रहे थे। यहां पर जिस कोर्ट को केस ट्रांसफर किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हो सकता है उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही ना हो, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन इज नॉट रिपग्नेंट टू एनी डायरेक्शन previously issued by High Court or the Supreme Court under the Constitution or under the Sanhita or any other law for the time। बस स्टेट गवर्नमेंट को बात ये ध्यान रखनी है कि वो जो डायरेक्शन इशू कर रहे हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं। मान लीजिए 206 में हाई कोर्ट की पावर दी गई है टू ट्रांसफर द केस। इफ द हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी एक्सरसाइज्ड इट्स पावर, या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके केस को ट्रांसफर कर दिया है, तब फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज नहीं करेगी। इज क्लियर और नॉट? बताओ जरा। स्टेट गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर द केस, वेरी वेल, बट इफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड द केस, they have already exercised the power, then in that case the state government cannot transfer the case again। क्या कोई डाउट है इस चीज को लेके? बताइए जरा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेक्शन 206 पे। 206 where two or more courts have taken cognizance। हाई कोर्ट करता कब है? देखो, सबसे पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ग्राउंड नहीं चाहिए था एक्सरसाइज करने की, यहां पे ग्राउंड चाहिए। कब करेंगे आप? जब डाउट हो कि किस कोर्ट के द्वारा, भाई एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज्यादा कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस ले लिया है। भोपाल कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस एंड ऑल्सो द इंदौर कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम केस। Now the question is whether the Bhopal court will have jurisdiction or the Indore court will have jurisdiction. It will be decided by the High Court. There is doubt कि किसके द्वारा वो केस को इंक्वायर होना है या ट्रायल होना है। Who will try the case? Who will inquire the case? This is the question, and it will be decided by the High Court. अब देखो सिचुएशन कहां तक सही है? सिचुएशन तब तक सही है जब तक कि दोनों ही कोर्ट एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। इंदौर मतलब एमपी हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के सबऑर्डिनेट है दोनों, इंदौर, वो आपका इंदौर भी और भोपाल भी। अब मान लीजिए एक ऑफेंस का कॉग्निजेंस नागपुर कोर्ट ने ले लिया और सेम ऑफेंस का कॉग्निजेंस जो है भोपाल कोर्ट ने भी, नागपुर ने भी ले लिया, भोपाल में भी ले लिया।
अब क्वेश्चन आया कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, तो भाई क्वेश्चन ये भी आ सकता है, साथ साथ आ सकता क्या है, आएगा ही कि कौन सा कोर्ट डिसाइड करे, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश डिसाइड करे या बॉम्बे हाई कोर्ट डिसाइड करे, कौन सा कोर्ट डिसाइड करे। बॉम्बे हाई कोर्ट के पास ये पावर है, क्योंकि नागपुर जो आ रहा है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, या फिर एमपी हाई कोर्ट डिसाइड करे। तो ऐसे केसेस में आप फर्स्ट कमिंसमेंट टेस्ट लगाएंगे। व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई द फर्स्ट कमिंसमेंट टेस्ट। आप ये देखेंगे कि पहले कॉग्निजेंस किसने लिया था। अगर नागपुर के कोर्ट ने पहले कॉग्निजेंस लिया था तो उस डिस्प्यूट को डिसाइड करने का अधिकार, उस डाउट को सॉल्व करने का अधिकार किसके पास में होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में। एंड इफ द कॉग्निजेंस वाज फर्स्ट टेकन बाय द भोपाल कोर्ट देन द डाउट विल बी सॉल्व। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भोपाल का कोर्ट ही फिर केस को ट्राई करेगा, नहीं, उस डाउट को सॉल्व जो है वो कौन सा हाई कोर्ट करेगा, एमपी का हाई कोर्ट करेगा। वो ये डिसाइड करेगा कि नागपुर के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन लेनी चाहिए, मतलब नागपुर का कोर्ट ट्रायल करेगा या फिर भोपाल का कोर्ट इंक्वायरी या ट्रायल करेगा। कौन डिसाइड करेगा, वहां का कोर्ट, वहां का हाई कोर्ट जहां पर पहले कॉग्निजेंस लिया गया। इज दिस क्लियर और नॉट। अब ये मत सोचने लगना दोनों ने एक साथ, एक मिनट, एक ही क्षण पे कॉग्निजेंस ली, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो वॉचेस मिला करके और उसी टाइम पे सिग्नेचर, उसी समय पर कॉग्निजेंस ले। दिस कैन नॉट बी द केस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। So there is doubt which court will inquire, which court will try. If they are subordinate to same high court, then it will be decided by that high court. If they are subordinate to different high court, then it will be seen which court has first taken the cognizance. कहाँ पर पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू हुई है, और जिस हाई कोर्ट के पास में पहले प्रोसीडिंग चालू हुई है वही वाला हाई कोर्ट जो है डिसाइड करेगा कि किसके द्वारा वो ट्रायल जो है, इंक्वायरी जो है कंडक्ट की। दैट इज सेक्शन 206 where two or more courts have taken cognizance of the same offense and the question arises as to which of them ought to inquire or try the case. किसके द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए। The question shall be decided if the courts are subordinate to same high court by that high court. एक ही हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं, जैसे मैंने बताया इंदौर भोपाल एक ही हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, the Madhya Pradesh High Court will decide it. If the High Court are not subordinate to same High Court, then by the High Court, किस High Court के द्वारा, by the High Court within whose local jurisdiction or whose local limits, whose appellate criminal jurisdiction the proceeding were first commenced. जहाँ पे first commenced हुई थी, इसको बोलते हैं हम first commencement test. And thereupon all other proceeding in respect of that offence shall be discontinued. और फिर बाकी सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। बात समझ में आ गई 205 206 की या नहीं, बताइए जरा। इस 205 और 206 क्लियर टू यू और नॉट, बताओ मुझे जरा। बहुत बढ़िया, बहुत से कोई दिक्कत, लिख लीजिए इस बात को जरा जल्दी से। फर्स्ट कमेंसमेंट टेस्ट लिख लेना पहले, फर्स्ट कमेंसमेंट टेस्ट ब्रैकेट में लिखना, when two or more courts have taken cognizance, when two or more courts have taken cognizance of the same offense, then high court to which they are subordinate, will decide which court will try the case. Which court will try the case. Which court will try the case. But if they are subordinate
but if they are subordinate, to different high court, then first commencement high court will decide. First commencement high court will decide.